ये एक मिनट सुनिए मनीष जी, आप कम कर दो, ये कम कर दें, आपको तो राजस्व चाहिए, आप तो कहेंगे कि पूरे देश को प्रबंधन में भागीदार होना चाहिए, भागीदारी ले रहे हैं सबकी, टैक्स ले रहे हैं तो भागीदारी ले रहे हैं, या महंगाई अगर आप पेट्रोल डीजल पे पैसा बढ़ा रहे हैं तो वो तो भागीदारी, और उस भागीदारी को ये ना लें। इनके पास कितने स्रोत हैं आय के। लेकिन एक बात सुनिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बार बार सवाल उठाती है मनीष पारिक जी की पार्टी, जो सवाल जायज़ भी लगता है कि दिल्ली से आने वाला दिल्ली में पेट्रोल भरवाएगा, बॉर्डर पे लिखा हुआ है राजस्थान से सस्ता पेट्रोल, हरियाणा से आने वाला हरियाणा में ही पेट्रोल भरवा लेगा क्योंकि वहाँ मिलता है राजस्थान से सस्ता पेट्रोल, यूपी से आने वाला यूपी में भरवाएगा, मथुरा के आसपास देखिए आप बोर्ड लगे हुए हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, राजस्थान से सस्ता पेट्रोल यहाँ मिलता है। तो इन प्रदेशों की क्या इनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं क्या आर्थिक रूप से, और हैं और क्या ये जो क्राइसिस का दौर है, महामारी का दौर है, आर्थिक रूप से जो टूटे हुए होने का दौर है, क्या ये दूसरे प्रदेश इसको वहन नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए जेपी जी, मैं तो इतनी सी बात रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आधा मिनट लूंगा आपका। आप ये देखिए, राजस्थान सरकार ने तो 2 बार पेट्रोल के इस पे जो वैट बढ़ाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कितनी बार बढ़ाया? पूरे जो देश भर में शतक लगा पेट्रोल का, केंद्र सरकार तो कटघरे में है ही है, केंद्र सरकार तो कटघरे में है ही है इसको लेकर। लेकिन राज्यों के बीच की अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वो हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वहां के आर्थिक हालात और हमारे आर्थिक हालात में इतना अंतर है क्या जो रिफ्लेक्ट होता है इन कीमतों में? जेपी जी, हमारे यहाँ पे जो वैट लग रहा है, हमारी सरकार थी चाहे वसुंधरा सरकार थी पिछली वाली, तो भी वैट अधिक ही था। लेकिन मध्य प्रदेश भी हमारा पड़ोसी राज्य है, हमसे ज्यादा वैट लेते हैं। और अगर शतक सबसे पहले लगाया था पेट्रोल ने तो भोपाल में ही लगाया था, यहाँ पे राजस्थान में नहीं लगाया था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, यहाँ पे जो आज केंद्र सरकार एक्साइज या स्पेशल एक्साइज या सेस वसूल रही है, उसमें राज्यों का कितना हिस्सा है? एक्साइज जो जिसमें राज्यों का हिस्सा होता था, उसको तो घटा करके आपने 1 रुपए 90 पैसे कर दिया कि राज्यों को कुछ मिलेगा ही नहीं। और जो स्पेशल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सेस के नाम पर जो वसूल रहे हैं, वो सीधा पैसा जनता की जेब से निकल के केंद्र सरकार के खजाने में जा रहा है। तो ये बात, जब अगर ये कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? हिस्सा तो आप दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि जब केंद्र सरकार द्वारा अगर आप महंगाई कम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर है पेट्रोल और डीजल, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन होता है। सारे खाद्यान्न, जरूरी वस्तुएं, ये तो आज आम जनता की पहुंच से दूर हो गई, सिर्फ एक कारण से कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाएं और बाकी अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ाएं, अपने जो पूंजीपति मित्र हैं इनके जो 3.5 लाख करोड़ के जो, ठीक है स्वर्णिम जी, मनीष पारिक साहब, इस पे कम करें ना। प्रबंधन की जो बात है कि उसके ऊपर मेरा सवाल ये है कि 2019 के चुनाव में जब आप गए थे तो आपने जिन योजनाओं का या जिन उपलब्धियों का सबसे बड़ा हवाला दिया था, उसमें उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी बात थी कि हमारी माताएं बहनें धुएं से परेशान होती थी, हमने इतनी सस्ती गैस और वहाँ तक सब तक पहुँचा दी। अब वो सब बंद हो गया, अब चूल्हा पुरानी बात हो गया गुजरे ज़माने की। दूसरी बात मैं इसमें और जोड़ रहा हूँ, अगर कोई बेहतर धावक है या कोई बेहतर खिलाड़ी है, आप उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, आप उससे तैयारी करवाते हैं, लेकिन अगर वो चोटिल हो जाता है तो क्या आप ये कहते हैं उसे कि तू अब भी दौड़, अब भी प्रैक्टिस कर? तब तो आप कहते हैं ना थोड़े दिन आराम कर ले, उसके बाद भरपाई करना, थोड़ा और तेज़ दौड़ना और थोड़ा और प्रैक्टिस करना, तो शायद आप ये जो बीच का टाइम है इसका मेकअप हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति हमारी सोसाइटी की, हम इस दौर के आदमी की नहीं हो रही है कि इस कोरोना के इस दौर में भी आपको सबको भागीदार बनाना ही बनाना है देश के विकास में? थोड़े समय के लिए आप उनको राहत भी दे सकते थे ना, थोड़ा आराम कर लो, कोई बात नहीं, मत दो, टैक्स कम कर दो, ये कर दो, जो राहत दे सकते थे सब दे दो। जब वापस सब कुछ ठीक होगा तब आप निकालिएगा तेल। हाँ नहीं, सही बात है। कोरोना से झुलसे हुए लोगों को राहत की बूंदों की उम्मीद है, मिल रही भी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो तीसरी लहर की नहीं, मैं जो खुद सोचता हूँ कि जो दूसरी लहर इतनी घातक हुई उसमें फिर खर्चा बढ़ गया है। 3 लाख करोड़ रुपए कोरोना के मैनेजमेंट में केंद्र सरकार के गए हैं। तो अब मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें से तो मान लीजिए 18 लाख करोड़ अभी तक उठाए नहीं लोगों ने मानो, लेकिन जो अन्न है वो तो उठाया है। 80 मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को 6 महीने का राशन पहले दे दिया, अब फिर दे दिया, फ्री राशन दिया। इस तरह से रेवेन्यू घटी है, ये टैक्स कम हुआ है, इनकम टैक्स में कमी आई है, हर में रेवेन्यू जो है सब डेफिसिट में जा रहा है। इसलिए ये पक्की बात है, राहत की जरूरत है। ये खबर यहाँ से पैदा हुई थी मनीष पारिक साहब कि पेट्रोल डीजल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपको राजस्व मिलता है वो पिछले साल के मुकाबले, जब पिछले साल भी कोरोना का दौर था, पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, इस साल 56% ज़्यादा बढ़ा है। 4.56 लाख करोड़, 4.61 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आपने ज़्यादा लिया है।
नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ कि ये राजस्थान सरकार ने भी तो टैक्स जो लिया है ना, तो घटा क्या है फिर? उसमें मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये तो मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं 3 बातों की एश्योरेंस कर सकता हूं कि जी। कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है और कहीं पर भी नियत पे खोट नहीं है। ठीक है। राहत तो निश्चित देगी, लोकप्रिय योजना हालत है, हर काम फ्री में देने की बात हो रही है, हर विषय फ्री में जा रहा है और आप देखेंगे कि सब लोगों को राशन में बढ़ा देंगे। 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन फ्री में देते हैं तो निश्चित तौर पर स्थिति गंभीर है। बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिएगा वैद्य साहब। आप कहीं कुछ कर रहे हैं, उससे एक पक्ष अगर ना खुश है तो दूसरा पक्ष तो खुश होना ही होना चाहिए ना। यहाँ जो टैक्स दे रहा है वो भी ना खुश है, वो भी चिंतित है कि साहब टैक्स देना पड़ रहा है। देखिए इस दौर में बड़ी मुश्किल से तो पैसा कमा रहे हैं और उसको टैक्स में चला जाता है, और उस टैक्स के दम पे जो सब्सिडी ले रहा है वो भी ना खुश है कि देखिए ये हालात हैं। तो फिर खुश कौन है? गौतम वैद्य। बिल्कुल सर, कोई खुश नहीं है एक गवर्नमेंट के अलावा, और गवर्नमेंट भी पूरी तरह से खुश नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें पूरा टैक्स नहीं मिलता है, जबकि हालत ये है, एक तरफ तो कहा जाता है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए ईयरली पेमेंट करने हैं बॉन्ड के, और एक तरफ मात्र पेट्रोल डीजल से जो एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज हुआ है वो लाखों करोड़ में है। तो अब मतलब किसको आप कहें, किस बात के लिए वो मतलब पिछली गवर्नमेंट को संतोष कहीं नजर नहीं आता। जबकि इस गवर्नमेंट ने मुझे आप बता दीजिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब कि अगर एक पक्ष की बात कही मैंने, दूसरे पक्ष की बात कही, और गौतम वैद्य कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद खुश नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर ये बताइए कि केंद्र सरकार इस बात को जानती है, राज्य सरकारें भी, जहाँ वैट की बात आती है वहाँ, कि महंगाई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये सच बात है कि महंगाई कब मुद्दा नहीं थी ये आप याद नहीं कर सकते, हमेशा महंगाई मुद्दा थी, हमेशा महंगाई मुद्दा रहेगी, ऐसा भी लगता है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और पिछले एक अरसे में इतनी सारी अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, अप्रिय दौर से गुजर चुका है इंसानी सभ्यता, आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है कि अब भावनात्मक मुद्दे या जो परंपरागत मुद्दे या जो परंपरागत वोट बैंक था वो बातें हो गई हैं, ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, करीब करीब। ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ खजाना भरने के लिए लोगों को नाराज़ करने का जोखिम ले सकती है सरकार? ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे आखिर वो जो विज़न है जो ऐसे समझ में नहीं आता वो क्या हो सकता है? अवधेश जी सुन रहे हैं मुझे आप? अवधेश जी ने नहीं सुना शायद सवाल। हाँ अवधेश जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बोलिए। मैम मैं इधर से कनेक्ट था। ठीक है, गौतम वैद्य साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये सवाल आपने सुना होगा जो मैं अवधेश आकोदिया साहब से कर रहा था। आर्थिक रूप से, चूंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो क्या व्यवस्था है जो ऐसी बुरी संभावनाएं लिए हुए जो बातें हैं उनको भी करने पर मजबूर कर रही है? गौतम वैद्य। सर मात्र आर्थिक नहीं है, आर्थिक राजनीतिक दोनों ही हैं। जितनी वो राजनीतिक रूप से समझते हैं वो जानते हैं कि राजनीतिक रूप से इसको कब यूज करना है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आज हमें राजनीतिक नुकसान होने वाला है उस दिन वो कोई ना कोई इस पे एक्शन ले लेंगे और तब तक अपना खजाना भरते रहेंगे। मेरा सर इस मामले में एक चीज कहना है कि जैसे आपने अभी पहले कहा कि राजस्थान के आसपास में जो बोर्ड सारे इलाके हैं वहाँ पे राजस्थान से कम रेट में पेट्रोल डीजल मिलता है, तो उसका एक रीज़न जो मैं जानता हूँ वो ये है कि इसकी लागत में, जैसे अपन राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान के हर जिले में अलग अलग रेट है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पेट्रोल पंप पे जब जाता है उसका जो डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो अलग अलग होता है। तो उसके कारण से जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा है, इस कारण से वो रेट ज़्यादा है। एक तो रीज़न ये है कि बॉर्डर इलाके पे रेट ज़्यादा है। तो इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि अभी क्या होता है कि राजस्थान से कितना ही मतलब राजस्थान में स्थित पेट्रोल पंप, आप जो बोल रहे हो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, मेरा